गुड आफ्टरनून फ्रेंड। हमने एनकॉस के चेकलिस्ट के बारे में पिछले वीडियो में बात की कि उसमें चेकलिस्ट के अंदर बेसिक क्या है। तो आज हम चेकलिस्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लेने वाले हैं एरिया ऑफ कंसर्न ए, यानी कि सर्विस प्रोविजन। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है मेजरेबल एलिमेंट ए 1.1। तो ए 1.1 क्या होता है? तो उसके अंदर ए है वो एरिया ऑफ कंसर्न है, उसके बाद ए के बाद 1 आता है, वो स्टैंडर्ड का नंबर है कि कौन से नंबर का स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं। उसके बाद ए 1.1 जो 0.1 आता है वो एलिमेंट दिखाता है। तो स्टैंडर्ड में हम कौन सा एलिमेंट मेजर करने जा रहे हैं। तो ए हो गया ए 1.1। तो ए 1.1 के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हमारी जो फैसिलिटी है वो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में क्या क्या सर्विसेज दे रही है। तो इसमें सबसे पहले आएगा एएनसी रजिस्ट्रेशन। हमारी जो प्रेगनेंसी की जो सर्विसेज होती है वो स्टार्ट होती है एएनसी रजिस्ट्रेशन। तो एएनसी रजिस्ट्रेशन हमें अर्ली एएनसी रजिस्ट्रेशन करना है। तो अर्ली एएनसी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके बाद 20 वीक के अंदर यानी कि 84 डे के अंदर अगर एएनसी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अर्ली एएनसी रजिस्ट्रेशन। तो अर्ली एएनसी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो एएनसी मदर है उसकी हमें एएनसी चेकअप करना है। तो टोटल मिनिमम 4 एएनसी चेकअप रिक्वायर है, लेकिन WHO और जो सुमन की गाइडलाइन के अनुसार हम 8 एएनसी चेकअप कर सकते हैं। तो मिनिमम 4 एएनसी चेकअप कब करना है? तो पहला एएनसी चेकअप हमें विद इन 12 वीक करना है। दूसरा एएनसी चेकअप हमें 26 के वीक के अंदर करना है। जो तीसरा एएनसी चेकअप हमें 34 वीक के अंदर करना है। और चौथा एएनसी चेकअप हमें 34 वीक के बाद करना है। तो ऐसे हमें 4 एएनसी चेकअप करने हैं। तो WHO और जो सुमन की गाइडलाइन है उसमें जो 8 एएनसी विजिट होती है वो कब करनी है? तो उसमें पहली विजिट है विद इन 12 वीक, दूसरी विजिट है बिफोर 20 वीक, तीसरी विजिट है बिफोर 26 वीक, चौथी विजिट है उसमें 30 वीक, बाद में 5वीं, 6ठी और 7वीं और 8वीं वो विजिट है 34, 36, 38 एंड 40 वीक। ऐसे हम 8 विजिट याद रख सकते हैं। उसमें से हमें मिनिमम 4 एएनसी जो एएनसी चेकअप है वो करना है। तो एएनसी चेकअप के अंदर हम क्या क्या करेंगे? तो एएनसी चेकअप के अंदर हम सर्वप्रथम एएनसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसका जो पर्सनल नंबर है और उसका फैमिली नंबर है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद उसकी बेसिक हिस्ट्री लेंगे और उसका डायग्नोसिस और टेस्टिंग करेंगे। डायग्नोस्टिक और टेस्ट के अंदर हम उसका HB टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन शुगर एल्बुमिन टेस्ट करते हैं, और बाद में उसकी सिफिलिस की टेस्ट, टीबी की टेस्ट, मलेरिया की टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, यूरिन शुगर एल्बुमिन, वो सब, वजन, उसकी हाइट, वो सारी के सारी हम जो टेस्ट है हम करते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई भी बीमारी, कोई दिक्कत, एबनॉर्मल पैरामीटर आएगा तो हम उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर नोट करते हैं। तो अब दूसरा आता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफिकेशन करना। तो यानी अपनी जो हमारी फैसिलिटी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करती है, उसमें प्राइमरी एड क्या देती है, काउंसलिंग कैसे करती है और रिफर कैसे करना है। तो 4 चीज़ आती है हाई रिस्क एएनसी के एलिमेंट के अंदर। तो उसमें सर्वप्रथम हमें हाई रिस्क एएनसी कैसे फाइंडिंग करेंगे? तो हाई रिस्क एएनसी हमें बिफोर प्रेगनेंसी उसकी हिस्ट्री लेके और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसका जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारी एएनसी है वो हाई रिस्क है कि नहीं। तो बिफोर प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकता है? तो बिफोर प्रेगनेंसी अगर जो एएनसी मदर है उसको कोई प्रीवियस कोई बीमारी है, जैसे कि हृदय की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज है, उसको थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, सीवियर एनीमिया था, लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर उसका अगर हीमोग्लोबिन है तो हम सीवियर एनीमिया बोलते हैं। या उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन की जो प्रीवियस कोई बीमारी है, तो ये सारी बीमारी अगर उसको होगी मदर को तो हम उसको हाई रिस्क एएनसी बोलेंगे। उसके बाद उसको अगर बिफोर द प्रेगनेंसी कोई ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री अगर कोई होगी, जैसे कि पहली उसकी जो एएनसी पहले अगर कोई उसमें प्रेगनेंसी रही होगी तो उस प्रेगनेंसी में APH हुआ, PPH हुआ, APH यानी एंटीपार्टम हेमरेज, PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, उसके बाद PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन रहा है, या उसको प्री एक्लम्सिया रहा, या अबॉर्शन हुआ, या पहले कोई सी सेक्शन यानी सीजरियन हुआ है, या ट्विंस डिलीवरी है, या कोई डिलीवरी में
ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हुआ कि यानी कि लेबर प्रोसेस में अवरोध हुआ कि नहीं। तो ये सारी कोई बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है तो सारी की सारी वो निर्देशित करती है कि इनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमारी है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम जब एएनसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 5 ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि एएनसी हाई रिस्क है कि नहीं। तो उसमें पहला है उसका वजन। अगर वजन 45 यानी 45 किलोग्राम से कम है तो हाई रिस्क एएनसी है। उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है तो वो भी हाई रिस्क में आएगी। अब उसका हाइट और वेट के बाद जो एएनसी मदर है उसकी एज अगर 35 ईयर से ज़्यादा है और 18 साल से कम है तो भी वो जो एएनसी मदर है वो हाई रिस्क में आएगी। तो इस तरह से हम जो करंट जो उसकी हिस्ट्री लेते हैं, एएनसी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब पता चलता है हाई रिस्क है कि नहीं। अब उसके करंट जो प्रेगनेंसी चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कि मदर को डायबिटीज, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटिस उसको पाया जाए, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको या प्री एक्लेम्सिया हो, या उसको ट्विन प्रेगनेंसी हो, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव यानी लेबर में चली जाए, तो ये सब मदर की हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आएगी। और उसके बाद अगर जो मदर है उसके जो बच्चे की जो पोजीशन है वो वर्टेक्स नहीं है, यानी ब्रीच है, ट्रांसवर्स लाई है, लॉन्गिट्यूडनल, तो उसके बाद जो मदर है उसके बच्चे की जो पोजीशन है वो वर्टेक्स नहीं है, यानी कि बच्चे की पोजीशन या तो ट्रांसवर्स होगा या तो ओब्लिक होगा। तो अगर पोजीशन यानी माल प्रेजेंटेशन है तो वो भी हाई रिस्क में आएगा। इस तरह से हम एएनसी मदर है हाई रिस्क है कि नहीं वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हाई रिस्क में एएनसी मदर है उसका हमें काउंसलिंग करना है और फॉलोअप करना है। तो काउंसलिंग में उसके हम बताएंगे कि हाई रिस्क के साइन सिम्टम क्या है। अगर कोई प्रेगनेंसी इंड्यूस है और किसी को हाइपरटेंशन है तो हम उस माता को बोलेंगे कि अगर आपको ज़्यादा हेडेक हो, ज़्यादा अगर कोई दिखने में दिखाई देने में कोई तकलीफ हो, यानी विजुअल डिस्टर्बेंस हो, या एब्डोमेन कोई पेन हो, तो तुरंत ही अस्पताल में दिखाने आए। तो जो भी हाई रिस्क साइन है वो हम बताएंगे। उसके बाद उसका फॉलोअप ही मंथली फॉलोअप करेंगे। जो हमारे आशा बहन है, FSW बहन है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उसके द्वारा मंथली उनका फॉलोअप किया जाएगा। और 9 तारीख को और 24 तारीख को जो PSC और CSC में PMSA में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, उसके अंदर 9 और 24 तारीख को हम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी गायनिक डॉक्टर है उसके द्वारा ये हाई रिस्क मदर है उनका कैंप रख के उनकी विजिट करवाएंगे, जिससे उनको ज़्यादा फर्दर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग मिले। तो ये सब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर कोई हमारा सब सेंटर है वो टाइप बी में आता है। टाइप बी यानी जो सब सेंटर है उसमें बेड की सुविधा है, डिलीवरी बेड है, तो जहाँ पे डिलीवरी हो रही है। तो डिलीवरी के दरमियान अगर कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो रिफर हम कैसे करेंगे। तो डिलीवरी के दरमियान PPH हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो सकता है और सेप्टिसिमिया हो सकता है। तो PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 500 ml जो ब्लड का लॉस होता है। उसके बाद अगर C सेक्शन है और ट्विन डिलीवरी है तो 1000 ml जितना ब्लड लॉस होता है। और अगर हिस्टेक्टोमी करते हैं तो 1500 ml जितना ब्लड लॉस होता है। अगर उससे ज़्यादा कोई डिलीवरी में ब्लड लॉस हो, या कोई अगर हीमेटोक्रिट वैल्यू है उसमें 10% से ज़्यादा गिरा हो तो उसको हम PPH बोलेंगे। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हमें मदर को हायर सेंटर पर रिफर करना है। उसके बाद अब प्री एक्लेम्सिया यानी प्री एक्लेम्सिया प्लस अगर मदर को ड्यूरिंग द डिलीवरी कन्वल्सन आने लगे तो उसको हम एक्लेम्सिया बोलेंगे, और उसको भी हमें प्राइमरी एड दे के आगे रिफर करना है। सेप्सिस यानी प्यूरल इन्फेक्शन, जो माता है उसके रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए या बच्चे की डिलीवरी हो जाए, उसके विदिन 42 डे के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है जिसमें मदर को 102 से ज़्यादा डिग्री से ज़्यादा बुखार आए तो उसको हम प्यूरल सेप्सिस बोलते हैं। तो अगर डिलीवरी के बाद ही 24 घंटे के अंदर ऐसा कोई सेप्सिस के कोई चांसेस है तो हम उसको हायर सेंटर पर रिफर करेंगे। रिफर करने के लिए अपने पास एम्बुलेंस या तो 108 इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है उसकी सुविधा होनी चाहिए। और जो भी डिलीवरी हम नोटिफाई करते हैं तो हमें पार्टोग्राफ करना चाहिए। पार्टोग्राफ क्या होता है,
वो ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, जिसमें हम ग्राफिकल रिकॉर्ड करते हैं कि मदर की सर्विक्स है उसका डायलेशन कितना होता है, इफेसमेंट कितने होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, उसके बाद फेटल हार्ट साउंड है, मैटरनल हार्ट साउंड है, इम्यूनिटी फ्लूइड है, उसका कलर कैसा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है हमें इंडिकेट करती है कि मदर गुड प्रोग्रेशन में मदर का जो लेबर है वो उसका प्रोग्रेस अच्छा गुड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रोग्रेशन गुड नहीं हो रहा है तो हमें पार्टोग्राफ के जरिए से पता चल जाए कि मदर उसको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, तो हमें उससे तुरंत ही हायर सेंटर पे प्राइमरी एड देके रिफर करना है। तो इस तरह ये जो मेजरेबल एलिमेंट A1.1 है उसके अंदर हमें प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को ये जो सारी सुविधाएं देते हैं, तो ये जो हमने बताए वो सारे उसका मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है। तो आपको ये सारे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन डीप में याद करने हैं और उसके जो रिकॉर्ड हो ये आपको क्रिएट करने हैं। रिकॉर्ड जैसे कि रिकॉर्ड में आपको क्या करना है, एएनसी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ममता कार्ड होगा, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में जो भी कोई एएनसी मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी आप रिकॉर्ड करते होंगे। अनमोल प्रोजेक्ट है, कई जगह पर टेकअप एप्लीकेशन है, तो हर एप्लीकेशन हमने रिकॉर्ड किया होगा। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जो ममता कार्ड है, MCTC कार्ड हम देते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग कार्ड। तो उसके अंदर भी जो मदर की हम सारी जो डायग्नोसिस करते हैं, जो भी टेस्टिंग करते हैं, चेकअप करते हैं, वो सारी के सारे सब हमने लिखा हुआ होगा, वो हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। डिलीवरी के अंदर जो डिलीवरी रजिस्टर होगा उसमें ट्रांसफर रजिस्टर होगा, नर्सिंग रजिस्टर होगा, उसके बाद रेफर इन होगा, रेफर आउट होगा। तो ये सारे रजिस्टर है वो हमें लेबर रूम के अंदर क्रिएट करने होंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड हमें ये मेंटेन करने हैं। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको ये जो मेजरेबल एलिमेंट A1.1 है उसके अंदर अगर कोई दिक्कत हो, गाइडलाइन में कोई दिक्कत हो और रिकॉर्ड रजिस्टर अगर निभाना कैसे हो वो समझ में नहीं आता, तो जो कंप्लेंट बॉक्स है उसके अंदर कंप्लेंट लिखिए। मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपके जो सारे डाउट है उसको सोल्व कर पाऊँ। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा मेजरेबल एलिमेंट लगे A1.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी हमारे हेल्थ स्टाफ है जो एनक्वास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको इस वीडियो के जरिए जो एनक्वास का चेकलिस्ट है उसके बारे में मार्गदर्शन मिलता रहे।